डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ सिजाद अली शाह। आज हम लेक्चर नंबर 7 वीक 6 में क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का जो टॉपिक है ईयर्स, इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम आई डिस्कस कर चुके हैं। आई जो कि सेंस ऑर्गन्स फॉर लाइट इंटेंसिटी या विजन है। इस तरह ईयर्स जो हैं, ईयर्स भी सेंस ऑर्गन्स फॉर साउंड वाइब्रेशन या हियरिंग है। ईयर जो है बेसिकली दो काम करता है। एक तो ये हियरिंग में मदद देता है और दूसरा ये हमारी बॉडी की जो क्या है बैलेंस है या इक्विलिब्रियम है, इसको भी मेंटेन रखने में मदद देता है। हमारी ईयर्स की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, जो कि एक नॉर्मल रेंज है। ये जो नॉर्मल रेंज है ये एज के साथ पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है। अक्सर हमने देखा है कि जो एजिड लोग होते हैं वो कम या ऊंचा सुनते हैं। तो ये जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रेंज है ये एज के साथ मुतासर हो सकता है। बेसिकली ईयर्स जो हैं, ईयर्स को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर, और उसके बाद फिर मिडल ईयर, और उसके बाद फिर इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर को फिर डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। एक को हम कहते हैं पीना, सेकंड को हम कहते हैं ऑडिटरी कैनाल, एंड थर्ड वन क्या है टाइपेनम ईयर ड्रम, या इसको हम कान का पर्दा भी कहते हैं। तो ये जो आप सारा देख रहे हैं ये सारा का सारा क्या है एक्सटर्नल ईयर है। तो एक्सटर्नल ईयर में पीना है, ऑडिटरी कैनाल है और टाइपेनम ईयर ड्रम। ये जो टाइपेनम है इसके बाद फिर क्या स्टार्ट होता है मिडिल ईयर। तो ये टाइपेनम या जो ईयर ड्रम है ये एक्सटर्नल ईयर को और मिडिल ईयर को आपस में सेपरेट करता है। मिडिल ईयर में बेसिकली 3 स्मॉल बोन्स हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं मैलियस, मैलियस जो कि ईयर ड्रम के साथ अटैच होता है, और उसके बाद फिर क्या है एंकस, और थर्ड वन को हम कहते हैं स्टेप्स। स्टेप्स जो कि हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट छोटा बोन है। ये जो 3 बोन्स हैं इसको इकट्ठा ऑडिटरी ऑसिकल्स भी कहा जाता है, और ये 3 बोन्स हमारा मिडल जो ईयर है इसको बनाते हैं, इसके पार्ट्स हैं। इसके बाद ये जो स्टेप्स हैं ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं ऑल विंडो के ज़रिए किसके साथ अटैच होता है इनर ईयर्स के साथ अटैच होता है। तो ये जो ऑल विंडो है जो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये मिडल ईयर को और इनर ईयर को आपस में सेपरेट करता है। इसके बाद ये जो सारा आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं इनर ईयर्स। इनर ईयर्स के फिर 3 पार्ट्स हैं। ये जो आप ऊपर केनाल टाइप देख रहे हैं छोटे, इसको हम कहते हैं सेमी सर्कुलर केनाल। ये जो सेमी सर्कुलर केनाल्स होते हैं इसके साथ फिर नर्व्स अटैच होती हैं। इस तरह इसके नीचे जो आप थोड़ा सा एक्सपेंडेड या एक्सटेंडेड पार्ट देख रहे हैं इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के साथ भी नर्व्स अटैच होती हैं। और इसके बाद ये जो थर्ड वन आप देख रहे हैं नीचे, ये जो काइल्ड पार्ट है इसको हम कहते हैं कॉकलिया। कॉकलिया के अंदर 3 क्या होते हैं छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं काइल्ड, ठीक है। उनके अंदर फिर क्या होता है फ्लूइड होता है, ठीक है। और सबसे जो क्या है मिडल वन है उसके अंदर फिर क्या होते हैं सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स होते हैं। यहाँ पर कॉकलिया के साथ भी क्या होते हैं नर्व्स अटैच होती है, इसको हम ऑडिटरी नर्व्स कहते हैं, ठीक है, जो कि इम्पल्सिस को फिर ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं राउंड विंडो, इसका भी अपना एक फंक्शन है। यहाँ पर ये जो एक ट्यूब आपको दिखाई दे रही है इसको हम क्या कहते हैं स्टेचियन ट्यूब। ये स्टेचियन ट्यूब दरअसल क्या करता है मिडल ईयर को और नेजल कैविटीज़ को आपस में कम्युनिकेट करता है, इसका भी अपना एक फंक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली जो ईयर्स हैं, ठीक है, इसको हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और उसके बाद फिर इनर ईयर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल ईयर की तरफ आते हैं। एक्सटर्नल ईयर में हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या है 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं पीना, पीना जो कि कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज जिसको हम सॉफ्ट बोन भी कहते हैं।
तो पिन्ना है, इसका जो क्या है बेसिकली काम है, ये क्या करते हैं कि ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और ऑडिटरी कैनाल की तरफ डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका मेजर क्या, पिन्ना इज अ कार्टिलेजिनस एक्सटर्नल पार्ट। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स टू डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल की तरफ साउंड वेव्स को लेके आते हैं। अच्छा, सेकेंड वन जो है इसको हम ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। ऑडिटरी कैनाल्स में दरअसल क्या होते हैं, यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं जिससे क्या सीक्रेट होता है, वैक्स सीक्रेट होता है। और दूसरा यहाँ पर ऑडिटरी कैनाल में हेयर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो हेयर्स हैं और वैक्स, ये दोनों क्या करते हैं, ये यहाँ पर ईयर्स को, मिडल ईयर्स को और इनर ईयर को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इंसेक्ट्स, जर्म्स एंड डक्ट्स। ठीक है, तो ये जो क्या है वैक्स है और हेयर्स है, एक तो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट ईयर्स फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट, जर्म्स एंड डस्ट। और सेकंड क्या है, इन एडिशन टू दिस दे हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड डेम्पनेस ऑफ ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल का जो क्या होता है टेम्परेचर होता है, इसके जो डेम्पनेस मतलब नमी जो होती है या नमदार जो इसकी क्या है कंडीशन है, ठीक है, इसको भी मेंटेन रखने में मदद देता है। इसके बाद ये जो ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है, यहाँ पर इसके साथ फिर क्या अटैच होता था, एक मेम्ब्रेन जिसको हम क्या कहते हैं, टाइपेनम या एयर ड्रम कहते हैं। ठीक है, तो एयर ड्रम ये क्या है, एक्सटर्नल ईयर का जो थर्ड पार्ट है। और यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो एयर ड्रम है टाइपेनम, ठीक है, ये दरअसल क्या करता है कि एक्सटर्नल ईयर को और जो क्या है मिडल ईयर है इसको आपस में सेपरेट करता है। इसके बाद फिर क्या है, मिडल ईयर है। ठीक है, मिडल ईयर में आपको बता चुका हूँ कि 3 बोन्स हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। तो देखें ना, वाइब्रेशन जब ऑडिटरी कैनाल में आती है तो ये वाइब्रेशन फिर कहाँ पे आती है, एयर ड्रम में आती है। एयर ड्रम वाइब्रेट करते हैं, उसके बाद वाइब्रेशन फिर कहाँ पे आती है, मेलियस में आती है। मेलियस के बाद फिर इंकस में, और इंकस के बाद फिर स्टेप्स, और स्टेप के बाद वाइब्रेशन कहाँ पे आती है, ऑल विंडो, और ऑल विंडो से फिर वाइब्रेशन कहाँ पे आती है, इनर ईयर्स में आती है। इनर ईयर्स में जब वाइब्रेशंस आती हैं तो ये वाइब्रेशन इनर ईयर्स में जो फ्लूइड होता है वहाँ पर मुंतकिल हो जाती है, और उसके बाद ये फ्लूइड मूव करता है। ये फ्लूइड जब मूव करता है तो मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि जो मिडल डक्ट है इसमें क्या होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं। तो इस फ्लूइड की वजह से ये जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं ये स्टिमुलेट होते हैं, और इसमें एक नर्व इम्पल्स क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और ये जो नर्व इम्पल्स से फिर ऑडिटरी जो नर्व्स हैं उसके ज़रिए ये जाता है ब्रेन को, और ब्रेन फिर उस साउंड वेव्स को इंटरप्रीट करता है और डिटेक्ट करता है। यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बता चुका, उसको हम राउंड विंडो कहते हैं। ठीक है, तो राउंड विंडो का जो बेसिक काम है कि इनर ईयर में जो वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है, ये सर्कुलेशन के बाद कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, राउंड विंडो में एब्जॉर्ब होती है। और राउंड विंडो में जब ये वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जाती है तो इसकी वजह से ये जो राउंड विंडो होता है बल्ज हो जाता है, ठीक है, मिडल ईयर्स की तरफ, मतलब है मिडल ईयर्स की तरफ ये बाहर की तरफ उभर आता है। इस तरह ये स्टिचियन ट्यूब्स मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टिचियन ट्यूब्स जो हैं वो क्या करते हैं, मिडल ईयर को और नेजल केविटीज़ को आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, और ये सेकंड वन ये क्या करते, एयर ड्रम के दोनों साइड पे जो एयर प्रेशर होता है उसको भी रेगुलेट करता है। खुदा खास्ता अगर एयर प्रेशर बाहर या अंदर की तरफ बढ़ जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, एयर ड्रम के फटने का अंदेशा होता है। और खुदा न खास्ता अगर ये एयर ड्रम टाइपेनम बढ़ जाए तो इसकी वजह से क्या होती है, डेफनेस होती है, बहरापन हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम ये जो क्या है प्रोसेस ऑफ हियरिंग है इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साउंड वाइब्रेशन होती है इसको कौन कलेक्ट करता है, पिन्ना इसको कलेक्ट करता है, और उसके बाद साउंड वाइब्रेशन फिर कहाँ पर आती है, ऑडिटरी कैनाल में, और उसके बाद फिर ये वाइब्रेशन कहाँ पे आती है, एयर ये जो क्या है ईयर ड्रम है या टाइपेनम वहाँ पे आती है, और उसके बाद ये वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेशन फिर यहाँ से जो होते हैं ईयर ड्रम होते हैं वहाँ से फिर क्या पे आती है, मेलियस, और मेलियस के बाद फिर इंकस के बाद फिर स्टेप्स, और स्टेप्स से फिर ऑल विंडो के ज़रिए कहाँ पे आती है,
इनर ईयर्स में आती है। इनर ईयर्स में फिर क्या होती है, ये वाइब्रेशन फ्लूइड में आती है और फ्लूइड उसकी वजह से मूव करता है और उसके बाद फ्लूइड जब क्या होते हैं मिड डक्ट में ये जो क्या होते हैं रिसेप्टर सेल होते हैं वहाँ पे पहुँचता है, तो रिसेप्टर सेल स्टिमुलेट हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक वहाँ पर एक नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, पैदा होता है और ये जो नर्व इम्पल्स होता है फिर ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए फिर कहाँ पे जाता है, ब्रेन, और ब्रेन फिर उनको क्या करता है, डिटेक्ट करता है, इंटरप्रीट करता है और इस तरह हम क्या करते हैं, साउंड को सुनते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ चुके हैं कि एक तो क्या कहते हैं ईयर जो है वो हियरिंग में मदद देता है और दूसरा जो क्या है बॉडी की जो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, उसको भी मेंटेन रखने में मदद देता है। तो यहाँ पर दरअसल जो इनर ईयर में सेमी सर्कुलर केनाल हैं और जो वेस्टिब्यूल है, ये दोनों क्या करते हैं, हमारे बॉडी की जो क्या है बैलेंस है या इक्विलिब्रियम है, इसको मेंटेन करने में मदद देते हैं। ये जो सेमी सर्कुलर केनाल है ये क्या करते हैं, semicircular canal contains sensory nerves which can detect any movement of the head। मतलब है यहाँ पर इसके साथ क्या अटैच होती है, नर्व्स अटैच होती हैं जो कि क्या करते हैं, दौड़ने के दौरान या चलने के दौरान हेड्स की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, वो कौन डिटेक्ट करता है, यहाँ पर ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये उसको डिटेक्ट करते हैं। इस तरह जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल कैन डिटेक्ट एनी चेंज इन दी पोस्चर ऑफ द बॉडी। मतलब है दौड़ने के दौरान, चलने के दौरान बॉडी के जो पोस्चर में, तवाज़ुन में जो चेंजेस आते हैं तो उसको कौन डिटेक्ट करता है, वेस्टिब्यूल्स। तो दोनों के साथ क्या अटैच होती है, नर्व्स अटैच होती हैं। तो ये जो दोनों की नर्व्स हैं ये क्या कहते हैं, द न्यूरॉन्स कमिंग फ्रॉम दीज टू रिसेप्टर्स रीच सेरिबेलम। मतलब यहाँ से फिर ये इम्पल्सिस कहाँ पे जाती हैं, सेरिबेलम, सेरिबेलम जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, थ्रू दी ऑडिटरी नर्व्स। तो हम कह सकते हैं कि सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी बुक में थंडरस्टॉर्म का बताया है जिसको हम आसमानी बिजली कहते हैं। तो इसकी जो बेसिक रीज़न है वो क्या है कि जब भी आंधी चलती है, हवा चलती है, तो उस दौरान क्या होता है कि एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो भी मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं तो वो ड्रॉपलेट आपस में टकराते हैं। वो जब आपस में टकराते हैं तो एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और उस फ्रिक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होती है और उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होती है, लाइटिंग प्रोड्यूस होती है। तो जो ही ये इलेक्ट्रिक चार्ज या लाइटिंग प्रोड्यूस होती है तो उस दौरान क्या होता है कि एयर का जो क्या होता है टेम्परेचर उसकी जो होती है और प्रेशर जो होता है वो एकदम बढ़ जाता है और उसके बढ़ने से क्या होता है कि एयर एकदम एक्सपेंड हो जाता है। तो जो ही वो एक्सपेंड होता है उसकी वजह से एक रोर, एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, इसको हम क्या कहते हैं, थंडर, ठीक है। तो थंडरस्टॉर्म में हमने देखा है कि लाइटिंग हम पहले देखते हैं, ठीक है, और जो क्या होती है, रोर होती है, जो आवाज़ होती है, जो गरज होती है, वो हम बाद में सुनते हैं। वो इसलिए होता है कि लाइट की जो स्पीड है एयर में वो तेज़ है और साउंड की जो स्पीड है एयर में वो क्या है, स्लो है। तो इसकी वजह से थंडरस्टॉर्म के दौरान हम लाइट को पहले देखते हैं और साउंड को हम बाद में सुनते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म को हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ आते हैं जिसको हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पे पाई जाती हैं और उससे क्या सीक्रेट होते हैं, हार्मोन सीक्रेट होते हैं। वो हार्मोन मुख्तलिफ किस्म के हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल जो क्या होते हैं प्रोसेस होते हैं या फंक्शन होते हैं उसके कंट्रोल करने के लिए सीक्रेट होते हैं। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, हार्मोन्स की सीक्रेशन है, ये मुतवातिर नहीं होती, मतलब ये हर वक्त नहीं होती, बल्कि ये बॉडी की नीड और ज़रूरत के मुताबिक होती है। तो ये जो हार्मोन्स की क्या है सीक्रेशन है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इसकी जो क्या है कंट्रोल है और रेगुलेशन है, ये एक प्रोसेस से होती है जिसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज़्म। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फीडबैक मैकेनिज़्म मीन्स द रेगुलेशन ऑफ ए प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। देखिए ना, हर एक प्रोसेस का एक इनपुट होता है और एक उसका क्या होता है, आउटपुट होता है। तो फीडबैक मैकेनिज़्म में क्या होता है कि उसी प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो उसी प्रोसेस को रेगुलेट करता है। इसको आप आगे समझेंगे। फीडबैक मैकेनिज़्म आर ऑफ टू टाइप्स।
एक को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरे को हम क्या कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो हम पहले नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द आउटपुट ऑफ ए प्रोसेस डिक्रीज और इनहिबिट द प्रोसेस। मतलब है कि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जो प्रोसेस का आउटपुट होता है वो उस प्रोसेस को डिक्रीज करता है, कम करता है या इनहिबिट करता है, रोकता है। दिस मैकेनिज्म वर्क टू रिटर्न अ कंडीशन टूवर्ड्स इट्स नॉर्मल वैल्यू, और उस प्रोसेस को नॉर्मल रेंज की तरफ लेके आता है। फॉर एग्जांपल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। नीचे देखें आपको स्केच दिखाया गया है। तो देखिए हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल होता है नॉर्मल रेंज में होता है, या हमारी बॉडी जो है ग्लूकोज लेवल को ब्लड में एक नॉर्मल रेंज में रखने की कोशिश करती है। ये ग्लूकोज लेवल बढ़ता भी है और कम भी होता है। तो जो ही ये ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, ठीक है, या बढ़ना शुरू करता है, तो उस दौरान पेंक्रियास से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, इसको हम क्या कहते हैं इंसुलिन। तो इंसुलिन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इंसुलिन हार्मोन जो कि क्या करते हैं हमारे जो क्या होते हैं बॉडी में ब्लड में जो एक्सेसिव क्या होती है ग्लूकोज होती है उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन फिर स्टोर होता है लीवर में। तो इंसुलिन का जो बेसिक काम है वो क्या है, इट कन्वर्ट एक्सेसिव ग्लूकोज ऑफ ब्लड इनटू ग्लाइकोजन। तो जो ही ये ग्लूकोज लेवल राइज होता है, बढ़ता है, तो उस दौरान क्या होता है पेंक्रियास से इंसुलिन की सिक्रीशन भी शुरू हो जाती है, ठीक है। और इस तरह पेंक्रियास से जो एक और हार्मोन सीक्रेट है जिसको हम क्या कहते हैं ग्लूकोगेन। ग्लूकोगेन जो कि इंसुलिन का उलट काम करता है। ग्लूकोगेन दरअसल क्या करता है कि लीवर में जो स्टोर ग्लाइकोजन्स होते हैं उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो जो ही ये ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू होती है तो क्या होता है इंसुलिन की सिक्रीशन होती है और ग्लूकोगेन की इनहिबिशन होती है। इन दोनों प्रोसेस के नतीजे में क्या होता है, इन दोनों हार्मोन्स के नतीजे में जो क्या होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो फिर कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है एक्सेसिव ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन पे स्टोर होता है लीवर में, ठीक है। तो जो जो ये डाउन होना शुरू होता है, ठीक है, इंसुलिन की सिक्रीशन भी आखिर में रुकना शुरू हो जाती है, और जो ही ये नॉर्मल पे आता है इसकी सिक्रीशन रुक जाती है। इसके बाद जो ही ये क्या होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से फिर डाउन होना शुरू हो जाता है या डाउन होता है, तो उस दौरान क्या होता है सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोगेन होती है और इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन होती है। तो ग्लूकोगेन जब सिक्रीट होता है, ठीक है, तो ग्लूकोगेन मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्लूकोगेन का मेन फंक्शन क्या है कि ये लीवर में जो स्टोर ग्लाइकोजन होती है उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज क्या होती है जो ही बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो उस दौरान फिर क्या होता है ग्लूकोगेन की सिक्रीशन भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और आखिर में जब वो नॉर्मल पे आता है तो इसकी सिक्रीशन भी क्या हो जाती है इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये दरअसल क्या है ये उस प्रोसेस का आउटपुट है, और ये चेक कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है, ये रेगुलेट कर रहा है इन दोनों हार्मोन्स की क्या है सिक्रीशन और इनहिबिशन। तो इसलिए हम कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज लेवल जो ही बढ़ता है इंसुलिन की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है और ग्लूकोगेन क्या हो जाता है उसकी इनहिबिशन शुरू हो जाती है, और जो जो क्या हो जाती है ये ग्लूकोज लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है, तो उसके साथ ही जो क्या होती है इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। इस तरह जो ही ये ग्लूकोज लेवल डाउन होता है, कम होता है, ठीक है, या कम होना शुरू हो जाती है, तो उस दौरान क्या हो जाए सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोगेन की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है और इंसुलिन की क्या हो जाती है इनहिबिशन स्टार्ट हो जाती है। और जो ही ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल राइज होना शुरू हो जाती है तो फिर साथ ही सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोगेन भी कम होना शुरू हो जाती है, और इस तरह ये नॉर्मल रेंज की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है इसमें जो क्या है अप एंड डाउन है ये कंट्रोल कर रहा है सिक्रीशन एंड इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकोगेन। अब हम आते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ।
तो पॉजिटिव फीड मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं, इन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम ए प्रोसेस इंक्रीजेज द रेट ऑफ प्रोसेस, कि उस प्रोसेस में जो चेंजेस आती है वो उसी प्रोसेस की जो रेट है उसको इंक्रीज करता है या इंक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल सकलिंग एक्शन ऑफ एन इन्फेंट, बच्चा मतलब है जब माँ से दूध पीता है तो उस दौरान क्या होता है कि जो ही वो सकलिंग करता है तो मदर के जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें हार्मोन्स की सीक्रेशन भी शुरू हो जाती है। जो ही हार्मोन्स की सीक्रेशन स्टार्ट होती है और उसके साथ साथ मिल्क की प्रोडक्शन भी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जितना ही ज़्यादा बच्चा सकलिंग करता है उतने ही ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और जितने ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट होते हैं उतने ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्शन होती है, मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और बच्चों को ज़्यादा दूध मिल जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को मैकेनिज्म को आप क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिसऑर्डर ऑफ नर्व सिस्टम। डिसऑर्डर मीन एबनॉर्मेलिटीज़। तो नर्व सिस्टम में जो मुख्तलिफ़ किस्म की एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं आती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो नर्व सिस्टम में बेसिकली दो तरह की एबनॉर्मेलिटीज़ डिसऑर्डर आते हैं। Disorder of nervous system can be categorized into two main types, that is vascular disorder and functional disorder. vascular disorder जो ब्लड सप्लाई की वजह से हो, उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से हो, और फंक्शनल डिसऑर्डर जो कि नर्व इम्पल्सिस की डिस्टर्बेंस की वजह से हो। vascular disorder are due to any disturbance in the blood supply of a nerve system. नर्व सिस्टम में ब्लड सप्लाई की डिस्टर्बेंस की वजह से जो क्या होती है, एबनॉर्मेलिटीज़ आती है, इसको हम क्या कहते हैं, वास्कुलर डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल पैरालिसिस, फॉलेज, जिस तरह फॉलेज में होता है। इस तरह फंक्शनल डिसऑर्डर आर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द नर्व इम्पल्सिस जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। आप लोग नर्व सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि नर्व सिस्टम में ब्रेन में क्या होती है, नर्व इम्पल्सिस क्या होती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल स्पीड से, रेंज से होती है। ठीक है, तो ये अगर डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, एक्साइट हो जाए तो इसकी वजह से भी एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। फॉर एग्जांपल एपिलिप्सी, जिसको हम जिस तरह मिर्गी है। ठीक है, अब इन दोनों को हम अब सेपरेटली डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर वास्कुलर डिसऑर्डर में हम पैरालिसिस को पहले डिस्कस करते हैं। तो पैरालिसिस इज़ अ कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ वन और मोर मसल ग्रुप्स। मतलब हमारी बॉडी में मसल ग्रुप्स का जो क्या है या एक का या ज़्यादा मसल ग्रुप्स का, ठीक है, उसमें जो उसका जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है, कम्प्लीटली या जुज़वी तौर पर लॉस हो जाता है। इट इज़ मोस्ट ऑफन कॉज बाई डैमेज टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, उसमें किसी भी जगह पे किसी वजह से डैमेज हो सकता है। द डैमेज में बी ड्यू टू स्ट्रोक, ये डैमेज स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है। स्ट्रोक किसे कहते हैं, रप्चर इन ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो ब्लड वेसल होती है वो रप्चर हो सकती है या हो जाती है, फट जाती है। या ब्लड क्लटिंग की वजह से होता है। ब्लड क्लटिंग किसे कहते हैं, खून का जम जाना। ब्लड क्लटिंग इन दिस ब्लड वेसल्स, या ब्लड वेसल में खून का जम जाना। और पॉइजन प्रोड्यूस बाय पोलियो वायरस, या पोलियो वायरस की वजह से जो पॉइजन या इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। Patient may have weak paralysis throughout his her body or have paralysis in one side of the body। तो ये जो फारेज होता है, टेक होता है, ये पूरे एक साइड पे भी होता है या कुछ पार्ट्स में भी होता है। ठीक है, या ये मतलब पैरों में भी हो सकता है या हाथ पैर दोनों में हो सकता है। देयर में आल्सो भी पैरालिसिस इन दी लोअर एक्सट्रीम्स। लोअर एक्सट्रीम्स मतलब पैर जो होते हैं, और इन ऑल फोर लिम्स, या फोर लिम्स किसे कहते हैं, हमारे जो हाथ पैर हैं इनको हम लिम्स कहते हैं। इसमें जो फोर लिम्स हैं ये इसको हम हाथ कहते हैं, और ये जो क्या है हाइंड लिम्स हैं इसको हम पैर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्या है पैरालिसिस है, या तो हम मतलब सिर्फ हमारे हाइंड लिम्स पैरों में हो सकती है, या फिर चारों के चारों मतलब पैरों में भी हो सकती है, और हमारे जो फोर लिम्स हैं वहाँ पर भी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है फंक्शनल डिसऑर्डर। ठीक है, तो फंक्शनल डिसऑर्डर हम पढ़ चुके हैं, जो नर्व इम्पल्सिस की डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, जिस तरह एपिलिप्सी मिर्गी में होता है। तो यहाँ पर हम मिर्गी को डिस्कस करेंगे। तो एपिलिप्सी इज़ अ नर्व डिसऑर्डर इन विच देयर इज़ एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्जेस ऑफ द नर्व इम्पल्सिस इन द ब्रेन। मतलब ब्रेन में क्या होती है,
नर्व जो इम्पल्सिस होती है वो क्या हो जाती है, एक्सेसिव या एबनॉर्मल हो जाती है। इट काज इज़ अनप्रोवोक्ड सीजर्स इन पेशेंट, मतलब है इसकी वजह से मिर्गी का जो पेशेंट होता है उसमें क्या होते हैं, सीजर्स काज होते हैं, सीजर प्रोड्यूस होते हैं। सीजर्स किसे कहते हैं, सडन अनकंट्रोल अटैक। A seizure of epilepsy is a temporary abnormal state of brain marked by the convulsions। तो सीजर्स में क्या होते हैं, जो झटके होते हैं उसमें convulsions आते हैं। convulsions किसे कहते हैं, a sudden uncontrolled and violent body movements, मतलब बॉडी में क्या होते हैं, सडनली मूवमेंट्स होते हैं और अनकंट्रोल मूवमेंट्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वल्शंस। तो एपिलेप्सी यंगर पीपल में भी होती है और एजिड पीपल में भी होती है। इन यंगर पीपल एपिलेप्सी में बी ड्यू टू जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल कॉजेज। यंगर पीपल में ये जेनेटिक या डेवलपमेंटल कॉजेज की वजह से होती है। या इन पीपल और एज 40 ईयर्स ब्रेन ट्यूमर्स आर मोर लाइकली टू कॉज एपिलेप्सी। ब्रेन ट्यूमर जिसको हम दिमाग की रसूलियाँ भी कहते हैं, उसकी वजह से भी ये एपिलेप्सी हो सकती है। या हेड ट्रोमा, हेड ट्रोमा किसे कहते हैं, इमोशनल शॉक जो ज़िंदगी में किसी भी वजह से मिल सकता है या मिल जाता है। तो हेड ट्रोमा एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इन्फेक्शन होते हैं, मे काज एपिलेप्सी एट एनी एज। देयर इज़ नो नोन क्यूर ऑफ एपिलेप्सी बट मेडिसिन कैन कंट्रोल सीजर। एपिलेप्सी का कोई ख़ास वो तो नहीं है क्यूर, इलाज, लेकिन मेडिसिन ये जो हमारे सीजर्स हैं, झटके हैं जो इसकी वजह से होते हैं, वो कंट्रोल कर सकता है या कंट्रोल हो सकते हैं।